लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आखिरकार किसी भी देश को या हमारे ही देश को, भारत को, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता है? तो हम लोगों ने फाइनली ये रिज़ल्ट निकाला था कि जिस तरीके से किसी खेल में या आपस में ही कभी कभी ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे झगड़े, मतभेद क्रिएट हो जाते हैं कि जिस समय हमें लगता है कि अब इस झगड़े को निपटाने के लिए तो कोई नियम कानून ही ऐसा हो सकता है जो इसका निपटारा कर सकता है। अन्यथा दोनों ही पक्ष या कई पक्ष होते हैं तो सभी पक्ष अपने अपने आप को सही मान रहे होते हैं और उस समस्या का या उस झगड़े का निपटारा नहीं हो पा रहा होता है। तो इस स्थिति में हमें पता चलता है कि आखिरकार जब तक नियम कानून नहीं होंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, और आखिर इस स्थिति में, विवाद की स्थिति में क्या होना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसी फैमिली में अगर दो तीन भाई हैं, बहन हैं, या इससे भी ज़्यादा मान लीजिए पुरानी फैमिलीज़ में होते थे, पाँच पाँच छः छः भाई बहन होते थे, तो जब तक वो छोटे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, सामंजस्य बना हुआ है, सब कुछ चल रहा है। बड़े होने के बाद में जब उनकी फैमिली और बड़ी हो जाती हैं, जब नौबत आती है कि भाई अब एक साथ रहना मुश्किल हो रहा है, अब तो ज़मीन जायदाद और घर का बंटवारा होना चाहिए, तब आप देखते हैं वहाँ पर ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर बंटवारा कैसे हो, किसको क्या मिले। और उसमें ये भी हो सकता है कि कोई भाई या बहन कमज़ोर पड़ जाए तो वो अपने अधिकार की मांग नहीं रख पाता है। दूसरा कोई ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए या हठी हो जाए, मनमानी करने लगे कि मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए। या कभी कभी तो आपने तमाम ऐसी फिल्में और दूसरे सीरियल देखे होंगे, टीवी सीरियल, जहाँ पर ये आता है कि वो पूरे ही पूरे हिस्से की या पूरी ज़मीन जायदाद की डिमांड करने लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई मनमानी करने लगे या डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, तब तो फिर क्या होता है कि कोई नियम कानून है तो उसकी शरण में जाना पड़ता है। तो आपको पता है कि फैमिली के इन झगड़ों में, इन मैटर्स में, जो भाई बहन एक साथ रह रहे थे बचपन से, अब उन्हीं को कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। न्यायालय के पास जाते हैं तो वहाँ पर फिर जज को डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कितना हिस्सा और क्या मिलेगा। और अगर ये कोर्ट न्यायालय नहीं होता, ये संवैधानिक नियम कानून, उसके बाद में जो दंड संहिता के नियम कानून ये नहीं होते, तो आप देख रहे हैं कि फैमिली के इन डिस्प्यूट्स का, इन झगड़ों का निपटारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ये क्लियर हो गया कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, रूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी नियम कानून चाहिए, रूल्स लॉस ज़रूरी हैं, जिससे कि वहाँ जो सरकारें बने वो सही तरीके से काम करें। रूल्स लॉस की एब्सेंस में सरकारें भी मनमानी कर सकते हैं। आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था, या तमाम जगह पर ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर रूल्स लॉस थोड़ा भी लूज़ होते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, या कोई ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा लीडर आ जाता है रूलिंग में कि जो पब्लिक के ऊपर और दूसरे लीडर्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, और फिर वो अपने आप को अपने ही नियम कानून को मनवाने की कोशिश करता है, मनमानी करता है, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकारों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ऐसे नेताओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, रूलर्स के ऊपर कंट्रोलिंग रखने के लिए भी रूल्स लॉज होने चाहिए। अब आपको भारत में पता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, उसमें जो मेजॉरिटी में पार्टी जीतेगी वही सरकार बना सकती है, और फिर अगले 5 साल बाद उसको हटना है। तो ये सभी जो रूल्स लॉज हैं, ये जो नियमावली है, ये संवैधानिक तौर पर एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। इसीलिए उनके ऊपर अंकुश लगा हुआ है। नहीं तो कोई भी एक बार रूलिंग में, सत्ता में आने के बाद हटना नहीं चाहता है, और वो किसी भी तरीके से उस सत्ता में लगातार बना रहना चाहेगा। वो उसके लिए कुछ भी सही और गलत कदम उठा सकता है। तो आपने देखा कि ये सरकारों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ये रूल्स लॉज और संविधान बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता तो इन लीडर्स के ऊपर और इन गवर्नमेंट्स के ऊपर कंट्रोल कर पाना, इनको इनके दायरे में, लिमिटेशन में रख पाना, लिमिट में रख पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी बात, रूलिंग पार्टीज़ और रूलिंग सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, उनके ऊपर भी अंकुश रखना, उनके ऊपर भी लगाम लगा के रखना कि कहीं वो किसी भी जगह पर
अपने राइट्स को मिसयूज़ न करने लगें, या किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर ओवर डोमिनेंट ना हो जाएं, उसको क्रिटिसाइज़ न करने लगें जो थोड़ा सा वीकर सेक्शन है या वीक है। कमज़ोर तबके का किसी बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा या किसी ताकतवर तबके के द्वारा दबाया जाना, शोषण किया जाना, ये भी समाज में और पूरे विश्व में मनुष्यों के मानव इतिहास में आम बात रही है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई समाज किसी दूसरे व्यक्ति या समाज के ऊपर अपने अधिकार न थोपने लगे, मनमानी न करने लगे, उनका शोषण न करे, इसके लिए भी नियम कानून जरूरी होते हैं, जिससे ये जो ऑपरेस्ड क्लासेस हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी दबाव में आ सकता है दूसरे की, उसकी सुरक्षा हो सके। तो उसके लिए भी नियम कानून होने चाहिए। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे इस तरह के रूल्स लॉज इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों, कहीं की भी शासन या सुशासन की व्यवस्था है तो रूल्स लॉज तो ज़रूरी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स लॉज हैं, ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए तो मस्ट हैं ही, इम्पॉर्टेंट हैं ही। इनके बिना तो डेमोक्रेसी रन ही नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ ही साथ रूल्स लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी हैं, क्योंकि उनको ही पता है बिना नियम कानून के सरकारों का और देश के नागरिकों का सर्वसम्मति से, आम सहमति से एक साथ रहना और आगे मूव करना, आगे की तरफ डेवलपमेंट अपना करना, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चाहे डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक, दोनों ही तरह की सरकारों में, दोनों ही तरह के कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। अब कहीं पर अगर रिटन फॉर्म में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये इस बात को क्लियर करता है। और आखिरकार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, अब आप इंडिया की बात करें, यूएसए की लें या फिर साउथ अफ्रीका लें, कोई भी, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये एक तरीके के आप देखेंगे तो उस कंट्री के सिटीजन्स के कॉमन एग्रीमेंट होते हैं। देश के नागरिकों की सहमति से बने हुए कुछ समझौते होते हैं ये, जिसको हम लोग संविधान के रूप में एक साथ कंपाइल कर देते हैं, एक साथ उसको फ्रेमिंग कर देते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये वास्तव में क्या है, भारतीय जनता के द्वारा एक दूसरे से किए गए वायदे और समझौते ही हैं जिन्होंने नियम कानून का रूप ले लिया है। क्योंकि ये समझौते ही एक दूसरे से लोगों को बांध करके रखेंगे और किसी को भी किसी दूसरे के ऊपर अपनी धौंस जमाने, अधिकार जमाने या फिर किसी का शोषण करने का मौका नहीं देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में देखा जाएगा तो ये किसी कंट्री के सिटीजन्स का आपस में एक एग्रीमेंट वाला या नेगोशिएशन वाला डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर सभी पक्षों ने कंप्रोमाइज़ किया है, नेगोशिएट करके, और एग्रीमेंट है एक तरीके से जिस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास बातें यहाँ पर हैं जिससे पता चलता है कि ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या क्या कर सकता है। तो आप इस पेज में आएंगे, पेज नंबर 22 में, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कुछ पॉइंट लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मैं पहले इस बात को कह चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का एक ऐसा विश्वास पत्र है या विश्वास योग्य एक डॉक्यूमेंट है जो लोगों को इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी कर देता है या एग्री कर देता है, बांध के रखता है कि उनको आपस में जुड़ करके और एक दूसरे के साथ में ही रहना है। अलगाव की स्थितियों को या अलगाव की आने वाली संभावनाओं को ये पूरी तरीके से नकार देता है।
Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि आखिरकार सरकारें कैसे रन करेंगी, कैसे काम करेंगी, कैसे बनाई जाएंगी और किसके पास क्या पावर रहेगी, क्या शक्ति रहेगी। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी इस तरीके के पॉलिटिकल पोस्ट हैं और इनके जो इलेक्शन की सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इसके बाद इनकी जो लिमिटेशंस हैं, पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि किसके क्या अधिकार हो सकते हैं और किसका कितना टाइम पीरियड है वर्किंग में रहने का। वो सब कुछ क्लियरली उसमें मेंशन किया गया है। अगर ये मेंशन नहीं होता तो मैंने आपको जो पहले बताया कि किसी के भी मनमानी करने की या एब्सोल्यूट होने की जो पावर है वो बढ़ सकती है और वो अपने आप को लंबे टाइम तक सत्ता में बनाए रख सकता है। थर्ड, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सरकारों की शक्तियों को और उनकी लिमिट को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर किसकी कितनी शक्ति, किसकी कितनी पावर है। कोई उससे आउट ऑफ लिमिट जा कर के अपनी पावर का इस्तेमाल ना करने पाए। दूसरी बात, सिटीजन्स के राइट को भी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और भी बहुत सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो सिटीजन्स के राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर किया गया है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और इनको पढ़ करके साफ साफ लगता है कि एक होमोजेनस और आप बोलेंगे कि एक गुड सोसाइटी, एक जेंटल सोसाइटी को फॉर्म करने का लक्ष्य संविधान रखता है और वो सभी सिटीजन्स को इस बात के लिए मोटिवेट करता है, उनको एग्री करने की कोशिश करता है कि आप सब मिल करके इस देश को एक बहुत ही अच्छा देश और समाज बनाने की कोशिश करें जिसमें सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रह सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को साथ में लेकर के चलने और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी जिम्मेदारी लेता है और लगातार लोगों को मोटिवेट करता रहता है। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है और ज़रूरी क्यों है। तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क था, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये सॉल्व हो गया है। अब ये क्लियर हो गया है कि किसी भी राष्ट्र को, अगर वो लोकतांत्रिक है खास करके, तो उसको संविधान की ज़रूरत बहुत है, अधिक है और किसी न किसी रूप में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। और ये इस बात को भी डिफाइन कर रहा है अल्टीमेटली कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैन नॉट रन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस पर लगातार थिंकिंग करते रहिए। जो मैंने स्टेटमेंट बोला, अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन नॉट रन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।